इस पार्ट 2 में अब स्टार्ट करते हैं। इसमें क्लिनिकल प्रोटोकॉल, अनुपान, काल, विकल्पना, अवस्थित चिकित्सा, मॉडर्न एप्लीकेशंस, ठीक है, ये सब चीजें हम देखेंगे। तो पहला पार्ट हम देखेंगे आज अनुपान। अनुपान जो है एक व्हीकल की तरह काम करता है हर मेडिसिन को पूरे बॉडी में यूज करने के लिए। आपने बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें बहुत सारी उसकी व्याख्या वगैरह सब आती है, वो एक पढ़ने का विषय भी है। मगर उसका ड्रग डिलीवरी सिस्टम का बहुत बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस आज आयुर्वेद में बताया गया है। अनुपान ये चीज जो है ये एलोपैथी में नहीं है, ये आप समझ लीजिए। अनुपान ये जो व्हीकल का जैसे काम करता है एक ड्रग को ड्रग डिलीवरी करने में, उसकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ाने में, बायो एनहांसर इफेक्ट बढ़ाने में। कोई भी ड्रग एक सटीक जगह पे जाके अगर काम करना चाहे तो उसको हम एक व्हीकल की तरह यूज करते हैं अनुपान को। तो उसमें आयुर्वेद में स्पेसिफिकली सभी ग्रंथों में, सभी कल्पों में उसका वर्णन दिया होता है। जैसे मद है, उदाहरण कल्प मैंने दिया है, योगवाई है, कफग्न है। दूसरा घृत है, वात पित्त शमन है, धातु पोषण है। उष्णोदक है, दीपन पाचन के कार्य करता है वो। दुग्ध है, वो रसायन ब्रूहन काम करता है, पित्त शामक काम करता है। गोमूत्र है, वो भेदन क्षार युक्त काम करता है। त्रिफलाक्वाथ है, और बहुत सारे ऐसे अनुपान है। आपको मैं बताऊंगा, आपका हैरानी हो जाएगी, आपको कितने लोगों में पता है। आपको पता है कि किसी को अनुपान ये कंसेप्ट पे एक ग्रंथ लिखा हुआ है? यू नो, अनुपान कंसेप्ट में एक ग्रंथ की रचना की हुई है। किसको पता है? आप अगर कमेंट में बताएंगे तो मुझे भी पता चलेगा किसको पता है। पता है किसी को? एनीवन? नहीं? ओके। अनुपान इस कल्पना को एक्सप्लोर करने के लिए अनुपान मंजरी नाम का एक ग्रंथ है सेपरेट। ये नाम लिख लीजिए, मैं फिर से बता रहा हूं। अनुपान मंजरी, अनुपान दर्पण, ऐसे ग्रंथ के नाम है। मैं आपको ग्रुप में वो शेयर करूंगा, और जो अभी आगे वाले सेशन जो हम अभी कुछ सीरीज करने वाले हैं उसमें मैं वो डायरेक्टली पेड पीडीएफ आपको दूंगा। तो अनुपान मंजरी या अनुपान दर्पण नाम से एक ग्रंथ है, उसमें सभी के अनुपान आए हैं। तो क्या अनुपान आए हैं, एक आपको अगर कंपाइलेशन चाहिए तो एक ग्रंथ आपके लिए लिखा हुआ है, बहुत सारे वैद्यों को पता ही नहीं होता। तो अनुपान का बहुत इंपॉर्टेंस है। मैं आज ही आपको एक केस बताता हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आया था, और माइग्रेन के लिए ट्रीटमेंट चाहिए थी, और वो पेशेंट एक्चुअली अभी हॉस्पिटलाइज है। और जब उन्होंने उसके पापा ने मुझे सब डिटेल्स बताया, तो मुझे सभी चीजें ध्यान में रखते हुए उनसे बात की मैंने फोन पे वगैरह। मुझे समझ में आया कि वहां पे रस का तर्पण करने की बहुत आवश्यकता है। देखो पेशेंट क्या है, उन्होंने बताया माइग्रेन है, पित्त शिरोशूल के सभी लक्षण मुझे दिख रहे हैं। तो अब जनरली मुझे 4 या 5 ही कल्प देने हैं, ठीक है। तो उसमें मैं ऐसे अनुपान का प्रयोग करूं जिस अनुपान के प्रयोग से उस व्याधि को और जो रस दृष्टि हुई है उसको ज्यादा अच्छे से मिले। मतलब रस का क्या है करना है, मुझे तर्पण करना है। तो मैंने पित्त शमन और तर्पण ऐसे कल्प के साथ एक अनुमान की योजना की। मतलब मैंने दुग्ध की योजना की, मैंने एक कल्प दिया था नारायणी कल्प, उसके साथ उसको बोला कि ये दूध में डाल के लेना है। और एक कल्प उनको दिया मैंने पथ्यादि कषाय। पथ्यादि कषाय का अनुपान मैंने रखा शीत जल, और उसके साथ में गुड़। गुड़ ये अनुपान स्पेसिफिकली आया है पथ्यादि कषाय में। अगर शिरशुल का पेशेंट है, माइग्रेन का पेशेंट है, तो पथ्यादि कषाय के साथ अगर गुड़ यूज करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो ये 2 अनुपान मैंने वो व्याधि लक्षण और कल्प के अनुसार यूज किए, और वो पेशेंट को अभी मेडिसिन दिए गए हैं, वो कल तक अच्छा हो जाएगा। तो ये स्पेसिफिकली हम हर एक कल्प में यूज कर सकते हैं, उसकी एनहेंसिबिलिटी, उसकी मोड ऑफ एक्शन बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम डिटेल में जब कल्प पढ़ेंगे तो बताएंगे इसमें। दूसरा, और मैं आपको एक एग्जांपल, एकदम एक्सलेंट एग्जांपल देता हूं, आप चौंक जाएंगे। आपको पता है अभ्रक भस्म? अभ्रक भस्म आई थिंक सबने पढ़ा होगा, आपने देखा होगा। अभ्रक भस्म सहस्रपुटी अभ्रक शतपुटी अभ्रक नाम है। अभ्रक भस्म के कितने अनुपान आए हैं आपको पता है? कोई नाम गिना सकता है कमेंट में, या माइक भी ऑन कर सकते हो आप? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अभ्रक भस्म के कितने अनुपान आए होंगे ग्रंथ में? मेरे पास श्लोक है, और वो एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है। एनीथिंग, एनी नंबर? 2, 3, 4, 5, 6, 7? कितने पता है आपको? ये सुनो, पता है किसी को? एनी कमेंट? ओके, नहीं। मैं बताऊं आपको, अभ्रक भस्म के 20 अनुपान आए हैं। कितने? 20, 20। ये देखो आपके सामने।
अभ्रक भस्म के 20 अनुपान ग्रंथ में दिए हैं, एक ही श्लोक में दिए हैं सब। देखो मेरे सामने, प्रमेय नाशक में अगर आपको अभ्रक भस्म यूज करना है तो हरिद्रा चूर्ण पिप्पली के साथ देना है। सुवर्ण भस्म के साथ देंगे तो क्षय रोग का नाश होगा। रौप्य भस्म के साथ देंगे तो धातु वृद्धिकर है। ऐसे सभी ग्रंथ में ये 10 अनुपान 10 व्याधियों के साथ अभ्रक भस्म का यूज है। और अगले में स्लाइड में दिखा रहा हूं आपको, ये 10 अनुपान और 10 फलश्रुति, मतलब 10 उपयोग किसके हैं ये? अभ्रक भस्म के, सिर्फ अभ्रक भस्म के। तो आपको पता होगा ग्रंथकारों ने कितना इस पे महत्व दिया है। अगर 20 अनुपान का प्रयोग अगर अभ्रक भस्म जैसे औषधि में ग्रंथकार करते हैं, तो आप देखो आप कितने गुटी वुटी चूर्ण कषाय आसवारिष्ट कितने यूज करते हो, उसका अनुपान आपने कितनी बार ध्यान में रखा, कितनी बार आपने कल्प पढ़ते हुए ये सब चीजें देखी कि अरे ये देख के कितना अच्छा रिजल्ट आता है। लौह भस्म और मधु के साथ देंगे तो धातु वृद्धि करे, आपको किसी को पता है ये सब? नहीं पता। क्यों नहीं पता आपको? क्योंकि ध्यान नहीं देते। तो हमें ध्यान देना है अभी। इसके बाद में हम जब सब कल्प पढ़ेंगे, अब ये सीरीज में हम देखेंगे एक एक कल्प को डिटेल में उसको डिकोड करेंगे, तब ये सब हम चीज सीखेंगे। तो मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिया था यहाँ पे कि 20 अनुपान आए पे यहाँ पे, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल तो आप थोड़ा शॉर्ट में लेंगे क्योंकि हमें बहुत आगे बहुत टॉपिक्स कवर करने हैं इसके। तो काल है, औषधि सेवन काल। आपको अगर किसी ने बताया होगा कि आयुर्वेद एक जादू है, मैजिक है, या मंत्र चिकित्सा से हो जाता है, नाड़ी पे हाथ तक के हो जाता है, या संहिता ऐसे कहीं पे ले जाने से या हाथ में रखने से पेशेंट को ठीक हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आयुर्वेद ये पूरा क्लासिकल साइंस है, इट इज अ कंप्लीट साइंस। यहाँ पे आयुर्वेद में कल्प के अनुपान बताए हैं, कल्प के काल बताया है, कल्प कैसे निर्माण करते, कौन से पात्र में करते बताया है, कौन से रूट से देना, ये सब बताया। इतना डिटेलिंग है इसमें। देखो ये काल आपको पता है, आपने फर्स्ट ईयर में 100% देखे होंगे अष्टांग हृदय में। तो इसमें कौन से काल में कौन सी औषधियां देनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये अभक्त काल में कौन सी देनी है, प्राग भक्त में कौन सी देनी है, मध्य भक्त में कौन सी देनी है, कौन से धातु पे कौन से दोष पे काम करती है वो औषधि, इसका डिटेल वर्णन यहाँ पे दिया है। सायं पश्चात कौन सी देनी है, अंतरा भक्त कौन सी देनी है, सभक्त, ग्रासांतरक, सामुद्गत, ठीक है, मुहुर्मुहु या निशी, ये सभी औषधि काल हमें यूज करने होते हैं। औषधि देते समय उसको पेशेंट को बताना होता है ये औषध कब लेना है, व्यानोदान लेना है क्या, खाने से पहले लेना है क्या, सुबह उठने के बाद लेना है क्या, खाली पेट लेना है क्या, या धीरे धीरे लेना है, ये सब चीजें उसमें मेंशन करनी होती है। तब एक औषधियों का इफेक्ट हमें जैसा चाहिए वैसा आता है। मैंने ऐसे पेशेंट देखे हैं, अगर हमने मुहुर्मुहु औषध दिया क्षय रोग में, कास में, श्वास में या तेज चिकित्सा में, 6 घंटे में औषध, 10 घंटे में औषध, हर एक घंटे में औषध अगर दे दिया हमने मुहुर्मुहु काल में, तो पेशेंट 24 आवर में उस चीज से, उस कंडीशन से बाहर आ जाता है। मैं बहुत ही यूज कर सकता हूँ, बहुत करता हूँ। अनन्य काल में कौन सा औषध देना है, प्राप्त काल या रसायन काल में कौन सा औषध देना है, ये सब चीजें हम एक एक कल्प पढ़ते समय हमें ध्यान में रखना है। अगर आप ध्यान में रखते हो तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छे से आता है और आपको वो औषधि देने में मजा आता है, औषधियों का प्रयोग करने में मजा आता है। तो ये बहुत बात इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना जरूरी है। नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ, एक कुछ एग्जांपल लेंगे हम टाइमिंग और क्लिनिकल प्रैक्टिस में कैसे करते हैं। तो देखिए अभयारिष्ट, तो अभयारिष्ट में अगर अर्श में बोला है, अभयारिष्ट अर्श की फलश्रुति है, तो यहाँ पे दिया है देखो, सेवन काल भोजनोत्तर है उसका, स्पेसिफिकली भोजनोत्तर तत्रो तत्व मात्रम यथा बलम, जितना अच्छा बल है उतना अच्छा देना है, और वो भी सेवन काल भोजनोत्तर देना है, रात्रि भोजनोत्तर देना है, क्योंकि रात्रि में विरेचनशील क्रिया रात्रि में शुरू हो जाती है, इसीलिए उसको देना है। हिंगवादी चूर्ण का क्या टाइमिंग आया है? हिंगवादी चूर्ण देखो क्या दिखाया है वहां पे, जीवनापुरी मतलब प्राग भक्तम अथवा पेयम और प्रथम कबल भुक्त मात्र ऐसे बताया गया है। मतलब पहले निवाले के साथ, पहले घास के साथ वो उसको खाना है, मतलब आप भोजन को बैठे हो उसके पहले वो हिंगवाष्टक चूर्ण खाना है, फिर खाना खाना है, ऐसा स्पेसिफिक उसका वातज गुल्म में एक टाइमिंग आया है, अनुपाल काल आया है। आरोग्यवर्धिनी का आपको सभी वो पता है, एक मंडल कितने दिन लेना है आरोग्यवर्धिनी, उसका एक एग्जाम्पल आता है। एक मंडल मतलब 42 डेज, एक रफ अंदाज है उसका कि 42 डेज कम से कम वो लेना है। च्यवनप्राश बताया है, च्यवनप्राश कब लेना है? रात को, शाम को, खाने के बाद नहीं देना कभी को। च्यवनप्राश का स्पेसिफिक टाइम ये क्या है, सायं या सुबह के भोजन की मात्रा जितनी है उतने मात्रा में या उससे कम देना है, वो भी खाने से पहले, ज्यादातर रसायन काल में देना है वो, ठीक है। ये सब ग्रंथ में स्पेसिफिकली वर्णन किया है, हमें वो देखना चाहिए,
तभी हम एक अच्छे कल्प की प्रैक्टिस कर सकते हैं, कल्प का नियोजन या संयोजन कर सकते हैं। अवस्थिक चिकित्सा, स्टेज बेस्ड मैनेजमेंट कैसे करेंगे वो? जैसे क्षतस्कास मैंने बताया, क्षतस्कास में अगर आपको दीप्ताग्नि और निरामावस्था है तो अमृतप्राश घृत कैसे करेंगे? भ्रूण के यूज करेंगे। मंदाग्नि है, सामावस्था है, तो पहले दीपन करेंगे। क्षयस्कास है तो पहले अग्निवर्धन करेंगे, फिर बाद में भ्रूण करेंगे। तो ये अवस्थिक चिकित्सा करते समय हमें कल्प का ध्यान रखना है, कल्प की स्थिति या चयन कैसे करना है। अगर पेशेंट को अग्निमांद है तो आप अवलेह कल्पना बिल्कुल नहीं। मेरे एक दोस्त ने मुझे पूछा था, एक पिछले हफ्ते मुझे फोन आया, अरे एक शोफ का पेशेंट है और मुझे उसको दशमूल हरितकी देना है, अवलेह देना है। तो हमने से एक ही सवाल पूछा, वो कितने दिन से ट्रीटमेंट ले रहा है? नहीं, मेरा फर्स्ट ही फॉलोअप है। तो आपने कभी उसका अग्नि चेक किया क्या? वो बोला नहीं यार, उसको तो अग्नि का दीपन पाचन का औषधि भी चल रहा है मेरा, उसका इतना अच्छा नहीं है अग्नि। तो अग्नि अच्छा नहीं तो आप अवलेह जैसी बृहन कल्पना या ज्यादा उसको पचाने में बहुत अग्नि लगता है ऐसी कल्पना कैसे दे सकते हैं? उसको आप चूर्ण, वटी, गुटी या असवरिष्ट जैसी अग्नि दीपन की कल्पना, वो भी कौन सी अग्नि दीपन वाली कल्पना, और चयन कौन सा करना है? शोफ चिकित्सा का करना है। तभी आपका शोफ जो है वो कम हो जाएगा। और ऐसी कल्पना चूज करते समय वो कल्पना कैसी बनी है उसका हमें अध्ययन होना चाहिए। नहीं तो हम कौन सी भी, मतलब सामावस्था में गुरुत्व देते देखे हैं मैंने, सामावस्था में अवलय देते हैं, सामावस्था में स्वरस देते हैं, कल्क देते हैं, ऐसी सब चीजें, हर सब गलतियां सभी वैद्य या सभी नव स्टूडेंट्स करते हैं। ये करना नहीं है। तो कौन सी अवस्था की चिकित्सा में, कौन सी अवस्था में पेशेंट आपके पास है, आपके सामने आया है, उस अवस्था में उसको अनुपान, उसका अवस्था में उसका कल्प का चयन, मतलब कल्पना का चयन स्पेसिफिकली हमें करना होता है। तो ये बात एक आपको ध्यान रखनी है। दोष विकल्पना, ये पर्सनलाइज कल्प, कल्प पर्सनलाइजेशन कैसे करेंगे आप? एक तो आपने एक बहुत मतलब दो चीजें हैं देखो आयुर्वेद में। एक तो एक सूत्र आया है पुरुषम पुरुषम विषम, आपने सभी सुना होगा, चरक में आया है कि हर एक चिकित्सा, हर एक पुरुष की चिकित्सा अलग अलग होती है, पुरुष के अकॉर्डिंग उसकी चिकित्सा बदलती है। एक दूसरा पॉइंट होता है कि एक कोई तो सामान्य चिकित्सा भी होती है ना, कोई तो एक कॉमन भी होता है। तो कुछ चीजें कॉमन होती है, कोई कुछ चीजें हमें पेशेंट की दोष दूष अवस्था, नाड़ी या कुछ और अन्य विकल्प देख के ही करनी होती है। तो एक ही योग के अलग अलग योग जो है अलग अलग दोष के प्रदान के लिए देने होते हैं हमें, ठीक है। अगर वात प्रधान रुग्ण आया है अपने पास तो उसको हमें उष्ण या तिल का अनुपान हो गया या सायंकाल हो गया, घृत का अनुपान हो गया, उसको देना है। अगर पित्त का रुग्ण आया है हमारे पास तो मतलब त्रिफला चूर्ण का एग्जाम्पल लिया मैंने, यहाँ पे लिया है त्रिफला चूर्ण, उसका अगर हम अनुपान बदल दे, उसका अगर हम टाइमिंग बदल दे, मतलब उसका कौन से टाइम में उसका एडमिनिस्ट्रेशन करना है वो बदल दे, तो पेशेंट के दोष के अनुसार, प्रधान दोष के अनुसार भी चिकित्सा में बदलाव आता है। अगर वात प्रधान रुग्ण है तो उसको हम थोड़ा सा स्निग्ध आहार के साथ, उसको तिल के साथ, गुरुत्व के साथ उसको दे सकते हैं। पित्त प्रधान रुग्ण है, त्रिफला वात ही देना है आपको, त्रिफला चूर्ण ही देना है, तो उसको दूध या ठंडे पानी के साथ या मध के साथ दे सकते हैं, उसको खाने के बाद ही देना है, ठीक है, शीत आहार के साथ देना है। उसके बाद अगर कफ का रुग्ण है आपके पास तो उसको मध के साथ प्रयुक्त करना है या उष्ण जल के साथ प्रयुक्त करना है, अभक्त या मॉर्निंग में देना है, उसको खाने से पहले देना है, आहार लघु वृक्ष कटु ऐसे देना है। तो ये सब चीजें कैसे होती है? एक ही कल्प हम अलग अलग दोषों के रुग्णों के हिसाब से उसको चयन कर सकते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक ही आपके पास अगर 4 ही कल्प है तो 4 कल्प भी आप 2 या 10 पेशेंट को दे सकते हो, मगर उसको क्या क्या चेंज करना है? उसका टाइमिंग चेंज करना है आपको, उसका अनुपान चेंज करना है, उसका मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चेंज करना है। ये सब चीजें चेंज करके आपको पर्सनलाइज ट्रीटमेंट आप कर सकते हो। दूसरी बात ये होती है कि आपका अभाव द्रव्य, अभाव द्रव्य मतलब जो चीजें मार्केट में अवेलेबल नहीं है मगर ग्रंथ में तो दी है, तो उसके अभाव में कौन से प्रतिनिधि यूज करने हैं, ये औषधिकरण में या कल्पचयन द्रव्य चयन में उसको हमें याद रखना होता है कि उसके रस गुण वीर्य विपाक या उसके प्रभाव उसके साथ थोड़े से मैच होते हो। और ये हमें कुछ मन से नहीं करना, देखो मन से भी करते बहुत सारे वैद्य मगर उसके लिए बहुत टाइम, बहुत आपके एफर्ट्स या एक्सपीरियंस लगता है, वो खुद नहीं करना है। ग्रंथ में, निघंटु आदर्श में, वैशेष रत्नावली में, ऐसे बहुत सारे ग्रंथों में अभाव प्रतिनिधि द्रव्यों की सूची आई है, एक लिस्ट आई है कि ये द्रव्य चरक के समय मिलते थे, वाग्भट के समय मिलते थे, अभी नहीं मिलते तो अभी इसके जगह ये यूज करो, ठीक है। ऐसी सब सूची आपको मिल जाएगी, ग्रंथ में मिल जाएगी, आपके अलग अलग ग्रंथों में उसका जिक्र वर्णन आता है। तो हमें क्या देखना है कि कौन सी कल्प, कौन से द्रव्य अभी मार्केट में, जैसे आपको एक फेमस एग्जांपल तो पता है कि जीवनीय गण के बहुत सारे द्रव्य अभी आपको नहीं मिलते, तो उसको भाव प्रकाश ने अलग अलग प्रतिनिधि द्रव्यों के हिसाब से उसको मॉडिफाई करने के लिए कहा है, ठीक है।
तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं कि आपको उसको मॉडिफाई करना होता है या आपको चेंज करने की जरूरत पड़ती है। नियम विशेष स्पेसिफिक ग्रुप क्या होते हैं? कई ट्रीटमेंट में कल्प यूज करने के कुछ स्पेसिफिक नियम बताए गए। देखो मैंने जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखा है कि मणिभद्र योग है। मणिभद्र गुण नाम का एक योग कल्प कुष्ठ चिकित्सा में वर्णन है। तो उसको क्या कहता है? वो कल्प देते समय जीतात्मनाम हंति उपयुज्यमान, मतलब अगर वो कल्प आप दे रहे हो, पेशेंट कंज्यूम कर रहा है कुष्ठ चिकित्सा में, तो उसको इंद्रिय संयम या ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी है। स्पेसिफिक कल्प की फलश्रुति में वर्णन है। और दूसरा देखो, दंती हृदय के अवलेह, गुल्म चिकित्सा में दंती हृदय के अवलेह आपने सुना होगा। वो कल्प यूज करते समय सुखम विरेचेत स्निग्धो, ये कल्प यूज करते समय उसका शोधन होना जरूरी है। और कौन सा शोधन? विरेचन करना है उसका। अगर स्नेहपान करके विरेचन करके अगर ये कल्प देते हो तो ये ज्यादा अच्छे से काम करे। ब्राह्म रसायन, ब्राह्म रसायन आप अगर पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हो तो उसको आपको शायद कुर्ती कुटी प्रायशिक रसायन नहीं तो केवल दुग्ध भात या दुग्ध उदन के साथ उसका आहार आपको देना है। और जैसे भल्ला तक जैसे कल्प है, भल्ला तक गुड़ है, भल्ला तक के अलग अलग कल्प है, अगर वो कल्प हम यूज करते हैं तो उसके साथ हमें दुग्ध, घृत या ओदन ऐसे आहार देने का विशेष निर्देश आया है। किसी को ये पता है क्या कि अगर पारद के कल्प हम यूज करते हैं तो कौन से आहार का वर्णन आया है? कोई बताएगा? पारद कल्प यूज करते समय स्पेसिफिक कौन से आहार सेवन करना है ऐसा वर्णन है ग्रंथ में? एनीथिंग इन कमेंट? किसी को पता है? अगर किसी को पता होगा तो आप मेंशन करो ग्रुप पे या कमेंट में। नहीं पता? एग्जैक्टली, ग्रेट। ककाराष्टक, ककाराष्टक ग्रंथ का उपयोग है। रसरत्न समुच्चय रसरंगिणी में इसका वर्णन आता है। ककाराष्टक यूज करना है कहाँ पे? जब हम पारद के कल्प यूज करते। क्यों करना है ऐसा? कोई बताएगा? अगर किसी को पता है तो आप ग्रुप पे डालो डिटेलियस आंसर। एकदम स्पेसिफिक आंसर है, ककाराष्टक गण के यूज करना है। ठीक है। दूसरा है पटोल मूलादि कषाय, जैसे कुष्ठ में बताया है। अगर ये हमें करना है तो जीर्ण जीर्ण रसेर धन्म मृगादि जानाम पुराण शाल्योदनामी, मतलब औषध जीर्ण होने के बाद आपको मांसरस और पुराण शाली का सेवन करना है। ये नियम विशेष आप अगर करेंगे, ये पेशेंट को बताएंगे, तभी इस कल्पों का अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। नहीं तो आप आधा अधूरा रिजल्ट लेके छोड़ दोगे पेशेंट को और बोलोगे नहीं इसको ज्यादा टाइम लेने पड़ेगा। आपको पता ही नहीं है, आपको उसका संयोजन पता ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज बहुत ध्यान में रखनी जरूरी है। पात्र ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको किस ये कहीं पे नहीं सिखाया गया, ये कोई ग्रंथ में नहीं है। ये मतलब ग्रंथ में है मगर कोई टेक्स्ट बुक में इसको समायोजित नहीं किया गया। एक अलग टेक्स्ट बुक आता है उसमें है, ये आपने सिलेबस के टेक्स्ट बुक में नहीं है। पात्र और औषधि निर्माण इंपॉर्टेंस आपको पता है क्या? कौन से पात्र में आप कौन सा औषधि कल्प निर्माण करेंगे, इसका इतना डिटेल वर्णन ग्रंथ में है। उसका इंपॉर्टेंस भी बताया गया। कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है, कौन से पात्र में कौन सा औषधि अगर तैयार किया तो उसकी क्या रिएक्शन, क्या वहन हो सकता है, ये सब डिटेल ग्रंथ में दिया है। मेरे सामने आप ये चार्ट देखो, आप देखा चार्ट? देखो, अगर नवसागर अगर आपको शुद्ध करना है या बनाना है तो कलई का आपको इस्तेमाल करना होगा, कलई का वेसल का। अगर आपको तंदुल का कुछ प्रयोग करना है तो उसमें हमें ताम्रपत्र का यूज करने के लिए कहा है। तक्र है, अगर तक्र तक्र किया है तो आपने फिर ये रिएक्शंस आते हैं, ये रिएक्शंस बताए इसमें। तो जैसे ये अगर कल्प ये द्रव्य हम अगर यूज करते हैं इस पात्र में तो क्या रिएक्शंस आती है, ये रिएक्शन मैंने तो थोड़ी मॉडर्न के लिए है मगर ग्रंथ में इसका डिटेल वर्णन है। अगर आप ये पात्र चूज करते हैं तो क्या होता है? जैसे अगर देखो यहाँ पे आसवारिष्ट अगर आप यूज करते हो, अगर आसवारिष्ट बनाना है या उसको प्रिजर्व करना है तो उसको मृत्तिका पत्र, मृत्तिका का एक पात्र बोला है, उसी पे रखना है, उसी पे बनाना है तो उसका अलग इफेक्ट आता है। अगर उसको हम कोई मेटल में रखेंगे तो क्या होगा? रिएक्शन आ जाएगा ना। एग्जैक्टली exactly. तो रिएक्शन आ जाएगा। अगर आशावरिष्ठ को हम कोई मेटल में रखेंगे, वैसे ही अलग अलग कल्प का निर्माण करते समय, उसको प्रिजर्व करते समय कौन से पात्र का यूज करना है, वैसा निर्माण विधि और रासायनिक क्रिया ग्रंथ में डिटेल में दिया हुआ है। औषधि संधारण और पात्र नियम, अगर आपको कोई औषधि नियम बनाना है या उसका औषधि का संयोजन करना है, कहीं पर रखना है,
तो कौन से पात्र यूज करने हैं, वैसे भी डिटेलिंग वर्णन ग्रंथ में मिलता है। मैंने बहुत शॉर्ट में लिया है, आपको ये डिटेल में अगर चाहिए किसी को तो इसका पीडीएफ में भेज सकता हूँ, इस बुक में ही है। तो भल्ला तक पाक अगर रखना है, आपको प्रिजर्व करना है, तो स्वर्ण या रौप्य पात्र में ही रखना है, ठीक है। ज्वरांकुश रस नाम से एक कल्प है, तो ज्वरांकुश राम रस जो है वो दंत और श्रृंग इसी से बना हुआ पात्र यूज करने के लिए कहा है, ठीक है। जैसे 12 मृगांक रस है, तो उसमें सुवर्ण पत्र या रजत पत्र यही यूज करना है। अभी आप बोलेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है, अभी तो ये कहाँ से लाएंगे हम, ये हमें पता होना चाहिए, और जहां पे जितना पॉसिबल है उतना करना चाहिए, ठीक है। अगर आप असवरिष्ट का प्रिजर्वेशन करें तो आपने देखा होगा कई कई कंपनियां अभी भी कांच का इस्तेमाल करती है असवरिष्ट रखने के लिए। कांच की बोतल होती है, आप बैद्यनाथ देखो और कोई सांडू देखो, बहुत सारी कंपनियां कांच की बोतल यूज करती है क्योंकि उसका रिएक्शन नहीं आता, ठीक है। ये सब चीजें हमें थोड़ा पता होना चाहिए, तभी आप जैसे कई कई चीज कई के आयस पात्र का वर्णन आया है, कई कल्पक निर्माण करते समय रखते समय, तो उसका भी इफेक्ट उस कल्प के निर्माण में भी आता है और उसके संयोजन में भी आता है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी होती है। दूसरा मैं बताता हूँ कि उसके दंड और निर्माण प्रकार, मतलब जो जिस पात्र निर्माण औषधि निर्माण करते समय या औषधि रखते समय अगर उसके साथ कोई जो क्या बोलते हैं उसको, पालिका यंत्र जैसे बोलते हैं ना हम, जो जो दंड होता है जिससे हम वो बनाते हैं, उसका भी स्पेसिफिक वर्णन आया है। ये कल्प है तो इसी दंड से बनाना है, जैसे यहाँ पे देखो मैंने दिखाया है, आम्ररस, लोहरस दिखाया है, नागभंग, या नागभंग बनाते समय बबूल की कषाय जो है, मतलब जो स्टिक है उसी का यूज करना है। ऐसा सब डिटेल में आपको वर्णन मिलता है ग्रंथ में, तो ये आपको जस्ट पता होना चाहिए क्या क्या रिएक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है कल्पन निर्माण का समय, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है, गंधक रसायन, एकांग रस, कालकूट रस, तैरलोक चिंतामणि, इसको कितना समय लगता है, 1 ईयर, अगर उसको आइडियली प्रिपेयर करे तो, ठीक है। तो मेरे एक पहचान के वैद्य है, वैद्य पार्थ कालेसर, वो पुणे में रहते हैं। उन्होंने गंधक रसायन जो ग्रंथ में दिया है, जितनी भावना है, जितनी कितनी बार भावना है उसको पता है आपको, तो मैं दिखाऊंगा, वो इतनी डिटेल भावना उन्होंने दी है, और उनको कम से कम 6 महीने लगे, शायद से 6 महीने, उसके ज्यादा भी लगे एक्चुअल गंधक रसायन बनाने के लिए, क्योंकि उन्होंने ऑथेंटिक जैसा है वैसा बनाया था। बहुत सारी कंपनी आपको शतपुटी अभ्रक भस्म, सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म ऐसी बेचती है, पता है आपको कितना समय लगता है, कम से कम 12 साल, कम से कम 5 साल, शतपुटी अभ्रक, पंच शतपुटी अभ्रक बनाने के लिए। कज्जली कल्प बनाने के लिए 2 महीने लगते हैं। अगर इससे पहले कोई कल्प बनाता है या कोई कंपनी आपको बेचती है, जैसे आपने, आपको अगर पता है तो आप कोविड में आप है तो आपको पता होगा, तो च्यवनप्राश जैसे अवलेह एक एक दिन में कितने टन बिके जाते थे, आपको मालूम है, इतना इतना कम समय लगता है, 7 दिन कम से कम लगते हैं अवलेह प्राश बनाने के लिए। एक एक दिन में टन की बैच निकलती थी फार्मा कंपनियों से, एक एक दिन में जितना आंवला पूरे महाराष्ट्र या भारत भर में प्रोड्यूस नहीं होता, उतने किलो का च्यवनप्राश आज मार्केट में अवेलेबल है, उतने ट्रीज भी नहीं होंगे, उतना आंवला भी कहीं पे प्रोड्यूस नहीं होता होगा। तो क्या करते हैं यूज ये लोग, पता है आपको, ये मैं बाद में आपको बताऊंगा, थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, हम थोड़ा सा ये यूट्यूब पर जाने वाला है, इसलिए कंपनी का नाम लेके मैंने खुद देखा है, कई कई कंपनियां आंवला की जगह क्या क्या यूज करती है च्यवनप्राश बनाने के लिए, आपको पता भी नहीं है क्या कौन सी यूज करती है। और च्यवनप्राश नहीं होता, एक बहुत बड़ी चीज बोल के साथ होती है, च्यवनप्राश नाम लिखा होता है बॉर्डर पे कोई भी कंपनी के, और उसका ब्रांड नेम अलग रहता है और उसका एक्चुअल नेम अलग रहता है। ऐसी पतंजलि नाम की कंपनी, आपको पता होगा, डायरेक्ट नाम लेता है एक तो उस कंपनी के एक बॉर्डर पे नाम लिखा था, और जब केस कोर्ट में गई तो कोर्ट ने कुछ ये ऐसा तो दिया नहीं है, मतलब एक एक्सपर्ट बुलाते हैं एनालिसिस से, तो उन्होंने बताया कि नहीं ऐसा वो तो गलत गलत इंटेंट है। तो कंपनी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि सर वो हमारा ब्रांड नेम है, वो हमारा एक्चुअल नेम कहाँ पे, सिक्स के कुछ वर्जन यहाँ पे लिखा होता है, दिस इज नॉट केमिकल मेडिसिन, दिस इज प्रोप्राइटरी मेडिसिन। ये सब चीजें आपके साथ हो सकती है, आपको कोई घर बता सकता है, तो ये हमें एक्चुअली पता होना चाहिए, ठीक है। बच्चा बच्चा एक ग्रंथ में दिया होता है, कहीं चूर्ण या कहीं के साथ में कौन से पत्ते कर रहे हैं, जैसे योगराज चूर्ण, अगर आप कृष्ण को देते हो तो उसमें तुलत कामाची कपूर वर्ज है,
आम्ल पित्त अगर कल्प देते हो तो इसमें खट्टी चीजें वर्ज्य होती है, कौन सी चीजें वर्ज्य होती है, सब ग्रंथ में दिया होता है। तो कभी कभी फलश्रुति में दिया होता है, कभी कभी नहीं दिया होता है, तो आपको वो थोड़ा सा असेसमेंट करके बताना होता है पेशेंट को। अगले अगला हम पॉइंट देखते हैं कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ब्लड डिस्क्रिप्शन टेम्पलेट। तो क्या होता है संदर्भीकरण, जिसमें अगर कल्प अच्छे से कौन से कोने में याद रखने होते हैं। पहले तो संदर्भ अधिकरण, कौन से अधिकरण से कल्प आया है, घटक द्रव्य क्या है उसमें, उस घटक द्रव्य का रसपंच क्या है, अगर उसमें उसका रसपंच प्रभाव क्या है, द्रव्य तो उसका क्या है, संस्कार क्या है उसमें प्रयास किए हैं, निर्माण विधि कैसा है, उसकी शेल्फ लाइफ कैसी है, दोष दोष लक्षण कैसे है, उसमें कैसे करना है, मात्रा कौन सी है, कौन सी मात्रा में कौन को देना है, अनुपात क्या है बताया है, और काल कौन से काल में देने के लिए करना है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये एक टेम्पलेट है, यानी ये आप सेंसर भी निकाल सकते हो, एक टेम्पलेट है। मिनिमम आपको अगर एक ड्रग समझना है, कल्प समझना है, कल्प आप अभ्यास कर रहे हो, एक पेशेंट को आपको देना है, तो ये कम से कम 6 चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप एक पेशेंट को अच्छा कल्प प्रिस्क्राइब कर सकते हो, दे सकते हो, और रिजल्ट पा सकते हो जल्दी से जल्दी। तो ये सब चीजें एक टेम्पलेट है, कम से कम 6 चीजें आपको पता होनी चाहिए। और हम जब कल पर डिस्कस करेंगे एक्चुअली सीरीज में, तो कुछ सीरीज पैड भी है, कुछ फ्री भी है, मैक्सिमम भी बातों भी से करेंगे। तो कोई 16 कल्प की हम सीरीज लेने वाले हैं, एक गूगल कल्प की सीरीज लेने वाले हैं, कल्प की, और टेम्पलेट वाइज लेने वाले हैं, मतलब कुछ तरीके में कौन से कल्प यूज करने हैं और वो कैसे यूज करने हैं, कॉम्बिनेशन क्या है, भी लेने वाले हैं। तो उसमें हम डिटेल देखेंगे, ठीक है। एग्जैक्टली। संकेत प्रदर्शन के मतलब कौन से कंडीशन देना है, कौन से कंडीशन में देना है। जैसे आपको अगर पता है तो जिसमें विषय करते हैं, ओके वो हो रहा है मेरा अभी, हेलो, कम करिए अगर ज्यादा है तो, ओके है, ठीक है। यस, कॉन्ट्राइंडिकेशन और इंडिकेशन, ऐसा नहीं आ रहा क्या, क्लियर नहीं, ओके, अब क्या आ रहा है, मैं ऑडियो, नहीं सर, हेलो, क्लियर नहीं है। क्लियर है, पता पता क्लियर है, हेलो, ओके मैं स्टार्ट करता हूँ फिर देखते हैं। तो कौन से नहीं पेशेंट सर, में देना अभी भी है, ब्रेक हो रहे हैं। ओके बेटा, ओके, ओके। तो कौन से अवस्था में देना है, कौन से अवस्था में नहीं देना है, ये भी चीजें हमें पता होनी चाहिए। उसके साथ विकल्पना मतलब मोड ऑफ डोज मॉडिफिकेशन, कौन सा डोज देना है, कौन से पैटर्न में देना है, ये एक चीज होती है, वो हमें देखना पड़ता है। दूसरा होता है कि यस, आहार मैंने बताया जैसे, और ये चीजें, और थोड़ा सा मॉडर्न इंटरप्रिटेशन भी आपको पता होना चाहिए, या कौन से मॉडर्न के पैरामीटर से कौन सी रिसर्च आपको पब्लिश्ड है, ये जस्ट आपको पता होने चाहिए, इसकी वजह से मैं बता रहा हूँ। ये एक्चुअली हर चीज में काम करते हैं नहीं करते वो थोड़ा बाद में देखेंगे, मगर ये चीजें अगर आपके पास है, आपको पता है, तो ज्यादा अच्छे से आप ड्रग यूज कर सकते हो। कई कई कल्प जो होते हैं बाल अवस्था में नहीं देने होते, कई गर्भिणी अवस्था में नहीं देते हो, जैसे विषकल्प है, कई रसकल्प है, कई ज्यादा स्ट्रांग कल्प होते हैं, तो उसमें ज्यादा उष्ण दीक्षण कल्प हो गए, ये कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए एक ड्रग पढ़ते समय। मैं एग्जांपल अगर एक दे दूं आपको, तो एक जैसे मैंने यहाँ पर रेफरेंस लिखा है कि जैसे आरोग्यवर्धिनी वटी है, उसका वैशिष्ट रत्नावली अधिकार में कुष्ठ अधिकार में एक कल्प है, ठीक है। उसके साथ उसका एक प्रमुख घटक द्रव्य कौन सा है, संस्कार क्या है उसमें, भावनावटी क्या है मतलब निम्बपत्र की भावना है, दोष दृश्य कौन से है उसमें मेजरली, मात्रा क्या है उसकी, अनुपान क्या है, कालावधि क्या है, जैसे एक मंडल मैंने बताया था, संकेत क्या है, कौन से स्पेसिफिक इंडिकेशन में देना है, जैसे स्थौल्य हो गया, यकृत विकार हो गया, त्वचा रोग हो गया, ठीक है। प्रतिसंकेत मतलब कौन से अवस्था में देना नहीं है। तो एक कल्प हम जैसे पढ़ेंगे तो इस मुद्दे पे हम उसको पढ़ेंगे,
तभी हमें उसको अच्छा, देखो मैं ये प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ सब, हाँ? अगर किसी को पता है सर ये हमें एग्जाम में आना है या नहीं आना है, वो बात अलग है। आपको क्या एग्जाम में, आप देखो एनसीएसएम का पैटर्न ऐसा हो गया है अभी कि मैं कुछ बता नहीं सकता उसमें। जो चीजें प्रैक्टिस में एक्चुअली लगती है वो सब बाजू में कर दी गई है, मतलब उसको कम इम्पोर्टेंस है। और ज्यादा से ज्यादा इम्पोर्टेंट उनको रिसर्च में या एकेडमिक्स में ज्यादा उन्होंने ज्यादा फोकस किया है। तो एक्चुअली हम अगर प्रैक्टिस की बात करेंगे तो आपको प्रैक्टिस के लिए अलग ही स्टडी करना होगा, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको खुद की प्रैक्टिस डालनी है, एक पेशेंट को अच्छे करना है, कैंसर की प्रैक्टिस करनी है, स्किन डिसीज की प्रैक्टिस करनी, कौन सी भी प्रैक्टिस करो आप, उसमें जो मेन आपके पास अस्त्र है, शस्त्र है, वो जो ड्रग होता है ना, कल्प होता है ना, उसको आपको अच्छे से पढ़ना, उसकी समझना, उसकी इंडिकेशन को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप पेशेंट के सामने अगर कुछ गड़बड़ करेंगे, 4 या 5 10 कल्प दे देंगे और पेशेंट आपसे बताएगा, तो उसको ऐसे नहीं बता सकते नहीं हमारे सिलेबस में नहीं था, हमें पता नहीं है, हमें ये बुक तो पढ़ी नहीं है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो, ठीक है, प्रैक्टिशनर के लिए स्पेसिफिकली, और जो स्टूडेंट्स आगे जाके प्रैक्टिस करने वाले हैं। और मैंने कंपेरेटिव स्टडी यहाँ पे दिया है, देखो योगराज गुगुल है, महायोगराज सिंहनादे और शासना सप्तकी। अगर आपको ये 3 गुगुल में अगर कोई चूज करना है तो कौन सी कंडीशन देनी है, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे दिया है, अगर योगराज गुगुल है तो निदाम कंडीशन है, या साम कंडीशन में भी दे सकते हो। महायोगराज है तो निराम कंडीशन है, ठीक है, वात कवच का अनुबंध है, एग्जाम्पल के तौर पे। एकदम एग्जैक्ट ऐसा होगा ऐसा मैं बता नहीं सकता, वो हम जब डिटेल में उस कल्प को देखेंगे तो। जैसे सिंहनाथ गुगुल है तो सामावस्था में ज्यादा देना है, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें एरंडस का एरंडा तेल का समायोजन किया हुआ है, तो सामावस्था में देने वाला ही कल्प है। विशेषता वो आम बात में ही देना है। अगर हम महायोगराज को गुड़ देंगे तो गंभीर बात व्याधि में ही देना है, योगराज को गुड़ है तो संदिग्ध बात में ही देना है। तो ये कैसे डिसाइड करें, ये डिसाइड करने के लिए उसमें ये कल्प संयोजन जैसे किया हुआ है उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास 10 गूगल है, 10 ही गूगल हम संधिवात में देंगे क्या, नहीं दे सकते। केशर गूगल हम संधिवात में, हर संधिवात में देंगे क्या, नहीं दे सकते। अगर हमें कौन सा गूगल कौन सी अवस्था में स्पेसिफिकली देना है, अगर ये सीखना है तो ये सीरीज आपके लिए है, आप ये सीरीज जरूर अटेंड करिए। हम गूगल मतलब कम से कम 20 गूगल के प्रकार हम देने वाले हैं। वैसे तो ग्रंथ में ज्यादा दिए हैं, कम से कम 50 ऐसे टाइप्स के गूगल ग्रंथ में दिए हैं, 50। आसवरिष्ठ में बात करूं तो कम से कम 100 से ज्यादा आसवरिष्ठ का वर्णन ग्रंथ में है। ऐसे हर एक कल्प के पैटर्न का है। तो हम जब कल्प गूगल की कल्पना सीरीज लेंगे तो उसमें हम सब गूगल ऐसे कंपेरेटिव स्टडी करेंगे कि आमवाद की कंडीशन मतलब क्या है। मॉर्निंग स्टिफनेस अगर पेशेंट बता रहा है सर सुबह उठने के बाद मेरे हाथ अकड़ जाते हैं, जकड़न होती है, यस, मेरे पैर में जकड़न होती है, मैं उठ नहीं पाता सुबह, सुबह उठने के बाद मुझे कमर में बहुत दर्द होता है। इस कंडीशन में आपको सिंहनाथ देना है या अम्बातरी रस देना है या आपको महायोग को गुजना है। अगर पेशेंट बोलता है सर मेरा 6 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ था और अभी मेरा पैर दुख रहा है, मेरा प्लेस्टर वगैरह सब निकल गया है, अभी मेरा फ्रैक्चर का कुछ नहीं है, तभी भी मेरा पैर दुख रहा है, तो कौन सा गूगल यूज करना है, आभा गूगल यूज करना है, लाक्षादी यूज करना है, महायोगराज गूगल यूज करना है, वो कैसे डिसाइड करेंगे हम। तो वो सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये अपने कॉलेज में नहीं सिखाते। अगर आप किसी वैद्यों के पास प्रैक्टिस के लिए जाते हो तो तभी इसका डिस्कशन होता है, या कहीं पे आप खुद कोई बुक पढ़ते हो, उसको समझते हो, प्रैक्टिस करते हो, तभी पता है। तो अगर इसको हम प्रैक्टिकली सीखेंगे तो हम ज्यादा यूज कर पाएंगे और डायरेक्टली यूज कर पाएंगे। तो हम इस सीरीज में ये सब देखेंगे। जैसे मैंने बताया कि चरकोक्त अन्यव्याधि का अगर अधिकरण देखिए हम, तो जैसे वर्धमान पिप्पली रसायन है, तो रसायन अधिकरण में आया है, और अतिदेश तंत्र युक्ति से वो विषम ज्वर में भी आया है, प्लीहोदर में भी आया है, ठीक है। ब्राह्म्य रसायन जो है वो रसायन अधिकरण का है एक्चुअली, मगर अतिदेश तंत्र युक्ति से वो कफज रुद्रोग्र में भी काम करता है, अवृत्तवात में भी काम करता है। तो वो कैसे डिसाइड करना, एक कल्प अलग अलग फलश्रुति में कैसे उसको डाइवर्ट करेंगे, वो हम हमें सीखना होता है। महातिक्त घृत का मैंने जैसे बताया था आपको, कुष्ठ अधिकरण है, मगर पित्तज गुल में भी उसका वर्णन आया है, नाम आया है बस। विसर्पा में भी उसका नाम आया कि इसका स्नेहपान करो, तो क्यों करना है भाई। महातिक्त घृत का विसर्पा में कोई संदर्भ नहीं है, बस एक नाम लिया है, या हम अतिदेश से तंत्रुक्ति से कर सकते हैं, तो वो कैसे डिसाइड करेंगे। तो वो हम अब अगर हम आपने देखा होगा तो बहुत सारे वैद्य बताते थे कि पुराने जमाने में एक वैद्य के पास 10 या 20 औषधि रहती थी, उसी से सब वो रुग्ण ठीक करते थे, वो कैसे पॉसिबल है। तो उनको ये सब समायोजन आता था, इसीलिए वो बहुत कम ड्रग्स में प्रैक्टिस करते थे, और बहुत सारे वैद्य अभी भी करते हैं, बहुत कम औषधियों में प्रैक्टिस करते हैं। तो वो ड्रग अगर हम अच्छे से समझेंगे तो ही हम मल्टीपल व्याधि में अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि कल्पाध्ययन के 3 स्तर होते हैं,
यूजी, अगर आप यूजी में हो तो मेजरली आपको घटक द्रव्य पता होना चाहिए, मात्रा अनुपात संकेत मतलब इंडिकेशन पता होना चाहिए। अगर आप पीजी में हो, मतलब पीजी में मतलब आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो, तो आपको पार्ट भेद भी पता होना चाहिए, इतने कितने पार्ट है इसके, कंपेरेटिव आपका स्टडी होना चाहिए, दोनों तीनों कल्पों का संप्राप्ति विघटन आपको पता होना चाहिए। और अगर प्रैक्टिशनर लेवल में हो तो अवस्था निश्चित आपको पता होनी चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस, कोई भी यूजी का स्टूडेंट भी प्रैक्टिस कर रहा है तो उसको भी अवस्था निश्चित करती आनी चाहिए इस कल्प की। विकल्पना कौन सी है, ओपीडी के प्रोटोकॉल कैसे बनाए कल्प से, और नियम कौन से कैसे रहते हैं, कंपेरेटिव डिस्कशन कैसे करते हैं, तो ये सब चीजें हम यूजी से प्रैक्टिशनर तक सभी लेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बताया की पॉइंट्स कौन से हैं, फलश्रुति, घटक द्रव्य, इंडिकेशंस, मात्रा अनुपान, काल प्रयोग और एनी रिसर्च। ठीक है, अब ये और एक पॉइंट आता है कि औषधि सेवन मार्ग, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। आयुर्वेद में ऐसा कोई वर्णन है क्या? तो है, आयुर्वेद में जैसे मॉडर्न में पता है ना आपको कि इंट्रामस्कुलर होता है, सबक्यूटेनियस होता है, इंट्राडर्मल होता है। ठीक है, ये सब रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जैसे मॉडर्न में है, वैसे आयुर्वेद में भी है। जैसे ओरल रूट मैक्सिमम हम यूज करते हैं, उसमें भी सब लिंगुअल जो ओरल रूट तो आपको सभी पता है, कषाय, गुटी वुटी, गुरुत तेल सभी यूज करते हो। सब लिंगुअल जो रूट है उसमें ज्यादातर हम हेमगर्भ पोटली, रस सिंदूर, मकरध्वज ऐसे पोटली कल्पना, कुपीपक्व कल्पना जो बहुत कम मात्रा में यूज करनी है, और इंस्टेंट हमें अगर रिजल्ट देना है शहद के साथ, अदरक सरस के साथ, तो हम सब लिंगुअल यूज करने के लिए बोलते हैं। ये ग्रंथ में सभी अलग अलग अनुभव ग्रंथ में उसका वर्णन मिलता है आपको। बस्ती के तरफ से भी बहुत सारे मात्रा, मात्रा बस्ती हो गया, शोधन बस्ती हो गया, शमन बस्ती हो गया, ऐसे अनेक से कल्प हम बस्ती की तरफ यूज कर सकते हैं। आपको पता है क्या, महाकल्याण घृत, महापैशाची घृत, ये घृत बस्ती में भी यूज करते हैं। सहचारादि तेल हम अभ्यंतर के लिए यूज करते हैं। सहचारादि तेल तो हम अभ्यंतर मतलब पेट में लेने के लिए भी, मतलब ओरल रूट से भी यूज करते हैं, उसका कैप्सूल यूज कर सकते हैं, उसका आप बाह्य लेपन भी, अभ्यंग भी कर सकते हो, उसका बस्ती के साथ भी यूज कर सकते हो। तो अलग अलग मोड ऑफ एक्शन कौन से द्रव्य के, कौन से कल्पे के होते हैं, कौन से के नहीं होते, ये भी आपको पता होना चाहिए। अंजन आश्रोतन ये भी एक रूट है, तो ये अलग अलग कंडीशंस में आता है। दूसरा नस्य है, नस्य तो आपको सभी पता है, ऊर्ध्व चतुर्गत सभी के जो विकार है उसमें पंचेंद्रिय वर्धन तेल हो गया, अणु तेल हो गया, घृत हो गए अलग अलग। आपको पता है क्या कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे वैद्य समीर पन्नग रस का प्रधमन नस्य यूज करते हैं, पता है किसी को? बहुत सारे वैद्य शिरशूल में गुड़ शुंठी चूर्ण का प्रयोग करते हैं, आउटबिडन का प्रयोग करते हैं। बहुत सारे वैद्य पेशेंट को इंस्टेंट संज्ञा, जैसे मैंने एक रिसर्च में ना, मेरा एक रिसर्च आर्टिकल अभी पब्लिश हो रहा है आयुर्वेद पत्रिका में, कि जैसे मैंने एक पोस्ट भी डाला था पीछे, देखो कि रामायण का एक जो प्रसंग है उसमें आउटपीड़न नस्य का प्रयोग किया है। लक्ष्मण को जब मूर्छा आई थी, जब वो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आए, तो वो बूटी कहाँ पे लगाई, तो मैंने इसका बहुत शोध किया, मैं ग्रंथ पढ़ने लगा, मैंने रामायण पढ़ा। वाल्मीकि रामायण में मुझे संदर्भ में मिला कि अयोध्या कांड में एक श्लोक है, उसमें लिखा है नस्तम ददातौ, मतलब नस्य दिया है उसका, उसका आउटपीड़न करके उस वनस्पति का सरस निकाल के लक्ष्मण जी के नाक में, नासा में उसका द्रव्य डाला है, तभी वो सिर पे जाके शिरोरोग या आघात, अपस्मार या कोमा जैसी कंडीशन है, उससे वो बाहर आए हैं। आप अगर कार्टून वगैरह देखे हो तो आप मतलब कहीं पे शरीर पे लगाया है, छाती पे लगाया, कहीं पे लगाया है, ग्रंथ में क्या दिया है, नस्य दिया है। ये रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने खुद बहुत सारे चीजों पे, बहुत सारे वैद्यों में, पेशेंट्स में यूज करके देखा है कि अलग अलग कल्प अलग अलग रूट से कैसे देते हैं। यूनि धावन है, यूनि पीचू है, उत्तर बस्ती है। ठीक है, ये सब चीजें हम कौन से कल्प का कौन सा यूज करेंगे, वो हम जब कल्प पढ़ेंगे तभी हम उसको डिस्कस करेंगे। और एक देखो, मॉडर्न डिसीज में कल्प का उपयोग कैसे करेंगे, ये बहुत क्रिटिकल है। आपके पास पेशेंट आ गया, क्रोनिक रेनल फेल्यूर, किडनी खराब हो गई, सर आप मेडिसिन दो, कैसे देंगे? सीआरएफ जैसी कंडीशन तो ग्रंथ में दी नहीं है, आप कैसे डिसाइड करेंगे कि उसमें क्या देना है? मैंने एग्जाम्पल तौर पर लिखा है, शोतहर मूत्रल हम चिकित्सा देंगे वगैरह वगैरह, गोक्षुर वरुण, इसका चयन कैसे करेंगे, कल्प कैसे पढ़ेंगे? वैशिष्ट रत्नावली में वृक्क रोग अधिकार आया है, आपको पता है क्या, कितने लोग को पता है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम या नेफ्रोलॉजी के ड्रग्स आए हैं वैशिष्ट रत्नावली में, जिसको पता है ना, उन्होंने थोड़ा सा
आउट ऑफ द बॉक्स अध्ययन किया है। ओके, सो ये सब चीजें है ना, ये ग्रंथ में दी है। ऑन्कोलॉजी में कैसे करेंगे काम? ऑन्कोलॉजी का पेशेंट है, आपके पास है, ओरल कैंसर का पेशेंट है, कौन से द्रव्यों का चयन करेंगे, कौन सा ड्रग यूज करेंगे उसमें? स्पोर्ट्स मेडिसिन है, अगर एक स्पोर्ट्स पर्सन है, उसको कुछ पैर में मोच आ गई, तो कौन से तिल का पीछू देना है आपको? उसको क्या बोलेंगे, ये तेल लगाओ, कौन सा लगाओ? कम से कम 200 500 1000 तेल वर्णन किए वातवादी में। हाउ कैन यू डिसाइड? ये हमें सीखना है इस सीरीज में, ठीक है? तो आप सीरीज अटेंड करिए, आपको बहुत फायदा होगा। न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, अपस्मार का पेशेंट है, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट अभी फिलहाल हो गए, मेरे पास अभी रिपोर्ट्स वगैरह है। तो घृत कौन सा, ब्राह्मी घृत यूज करना है, कल्याणक करना है, महाकल्याणक करना है, पैशचिक करना है, धानवंतर कौन सा यूज करना है, ये कैसे डिसाइड करेंगे? आपको जो दो चार घृत पता है वही देना नहीं है पेशेंट को, पेशेंट को जो जरूरी है वो देना होता है। तो इसलिए इसके मॉडर्न कुछ पैरामीटर्स है क्या, इसके कुछ रिसर्च हुए हैं क्या, ग्रंथ में अवस्था कैसे डिसाइड करेंगे, हमारी आयुर्वेद की संप्राप्ति कैसे उसको लगाएंगे? मॉडर्न का डिसीज है, मॉडर्न के पैरामीटर है, मगर आयुर्वेद की संप्राप्ति कैसे उसमें एडजस्ट करेंगे, और वो आयुर्वेदिक निदान की तरफ, आयुर्वेद चिकित्सा की तरफ कैसे जाएंगे, और आयुर्वेदिक कल्प का निदान कैसे करेंगे? ठीक है, रिपोर्ट देख के नहीं, आयुर्वेदिक निदान की पद्धति होनी चाहिए, इसका हम वर्णन देखेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आसवरिष्ठ विज्ञान जैसे मैंने बताया, ये थोड़ा सा फॉर्मुलेशन का विषय हो गया, तो ये थोड़ा मात्रा का थोड़ा मैं बताता हूँ बस, कि मात्रा अगर आसवरिष्ठ है तो मात्रा आपको खाने के बाद ही देनी है उसकी, और उसको डाइल्यूट करके देना है, डायरेक्टली नहीं देना है पेशेंट को। ठीक है, आसवरिष्ठ अगर दे रहे हो आप तो 20-30 ml में या 40 ml में अगर पानी में मिक्स करना है, डाइल्यूट करना है, पेशेंट को बोलना है घर पे, और तभी उसका सेवन करना है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण जैसे वैसा ही है, गुरुत्व बनाने के लिए कौन सा परिमाण है, आपको सेकंड ईयर में आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं है तो आप सेकंड ईयर में पढ़ेंगे। और उसका शेल्फ लाइफ कैसा है, कि ग्रंथ में तो 2 महीने दिया है, और अभी मॉडर्न के जो एपीआई का है अपना, सॉरी आयुर्वेद का एपीआई है, उसमें नए पैरामीटर्स आए हैं, उसमें भी आपको देखना होता है। पाक लक्षण, ये क्यों पता है आपको? पाक लक्षण पता होना चाहिए, क्योंकि आपके पास जो घृत आया है, कंपनी से आया है, अपने खुद बनाया है, ये कौन से पाक का है? मध्यम पाक है, खर पाक है, मृदु पाक है, तो उसको अभ्यंग के लिए देना है, स्नेहन के लिए देना है, अभ्यंतर देना है, बाह्य देना है, नस्य के लिए देना है, कैसे डिसाइड करेंगे आप? घृतमंड का एक शिरशूल में या बीपी के पेशेंट में घृतमंड का नस्य आया है, वो घृतमंड का नस्य कैसे देना है आपको? तो कौन सा पाक चाहिए उसको, मध्यम पाक चाहिए या मृदु पाक चाहिए? ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आप पेशेंट खुद घृत लेके आता है कहीं से, और पता था सर ये घृत अच्छा है या खराब है, या ये घृत में यूज कर सकता हूँ क्या नस्य के लिए, वो आपको पता होना चाहिए कौन सा पाक है उसका, देख के पता होना चाहिए, स्मेल से पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम देखेंगे। रस शास्त्र का जैसे मैंने बताया था कि फ्रेमवर्क कैसे रहता है, उसका शोधन कैसा है, मारण कहाँ पे हुआ है, मतलब उस कल्प का मारण। देखो, मेरे एक एग्जामिनर ने मुझे पूछा था एग्जाम में कि आपने पढ़ा होगा कि धातुओं के मारण के लिए अलग अलग सामान्य धातु, सामान्य मारण का भी विधि है, सामान्य शोधन का भी विधि है, और विशेष शोधन का भी विधि है। उसके बाद जब भस्मीकरण करते हैं किसी भी द्रव्य का हम, तो उसके एक मारण में भी अलग अलग द्रव्य यूज करने के लिए बोला है, मतलब एक रेफरेंस नहीं, 10-15 रेफरेंस होते, 3-4 रेफरेंस तो होते ही रहते। तो कौन सा रेफरेंस का बना हुआ कल्प है, ये डिसाइड करता है कि कौन से एक्शन पे जाएगा, इतना माइन्यूट है कला। मतलब अगर त्रिफला शोधित अब्रक भस्म है, तो वो अब्रक भस्म कौन से व्याधि में काम करेगा, ये डिसाइड है। अगर कांजी या तक्र या कोई अम्ल रस से मारण किया हुआ, शोधन किया हुआ अगर अब्रक भस्म है, तो वो कौन से व्याधि पे जाएगा, ये अलग काम करता है। इतना माइन्यूट साइंस है। अगर कुलत्तकवात में शोधन किया हुआ अब्रक भस्म, अगर कल्प में स्पेसिफिक है कि इसका शोधन कुलत्तकवात में करो, कांजी में करो, और फिर उसका भस्म निर्माण करो, फिर ये कल्प बनाओ, तो वो कल्प अलग तरीके से काम करेगा। तो ये भी पता होना हमें, थोड़ा जस्ट डिटेल में नहीं, मगर आपको रेफरेंस पता होना, कभी कभी ये पता होना इंपॉर्टेंट होता है। उसका कुपीवक है कौन सा है, शत्रुपात नहीं है, थोड़ा सा डिटेल में हो गया, बाद में देखेंगे। भस्म विज्ञान जैसे मैंने बताया, यस ओपीडी प्रोटोकॉल। अभी संधिवात का पेशेंट है तो ओपीडी प्रोटोकॉल में आपको रक्त देना है, योगराज देना है, महायोगराज देना है, दशमूल तेल देना है, गुग्गुल देना है, ये कैसे डिसाइड करेंगे, ये प्रोटोकॉल देखेंगे हम। ठीक है, तो हर एक व्याधि का लिस्ट हम बीबीआर से, या भारत वैश्य रत्नाकर हो गया, भैरश्री रत्नावली हो गया, चरक सुश्रुत वाग्भट चक्रदत्त हो गया, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ है, उससे हम ये तैयार कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं। ठीक है, ये रेडी फॉर्मुलेशन की आवश्यकता नहीं है आपको। स्त्री रोग है तो कौन से गल्प देने हैं, वगैरह वगैरह।
इनफर्टिलिटी है तो कौन से कल्प का चयन करना है। ठीक है, तो अभी हम सूत्र टीका वाचन, रसपंच का विश्लेषण, फलश्रुति अवस्था लेखन और ग्रंथ और उसके कंपैरिजन और क्लिनिकल नोट्स, ये सब चीजें आपको ये सर्कल पता होना चाहिए। ये आपको पता है तो आपका अच्छा स्टडी हो सकता है। बाद में देखेंगे हम। अभी लास्ट, कोई परिस्थिति में कोई हिडन क्लिनिकल जेम्स रहते हैं, जैसे यहाँ पे दिखा है कि देखो उद्गार विरोधी, अगर शकृत सूत्र अनिलोद्धारम विबंधात जैसे अगर आया है तो ये अगर ये निदान में लक्षण है, फलारिष्ट में अगर ये द्वितीय फलारिष्ट नाम का एक कल्प है उसके स्पेसिफिक इंडिकेशन में आया है। पूतिगंध शुक्र है तो पूतिगंध शुक्र का रेफरेंस आया है कौटलाज कौटजादि शिलाजित में। अगर आपको पूतिगंध मूत्र शुक्र ऐसा स्पेसिफिक केस मिलता है, निदान मिलता है, तो आपको कौटजादि शिलाजित ये यूज करना है, क्योंकि उसमें स्पेसिफिक कल्प में आया है, ये संपत्ति होगी तो कौटजादि यूज करो। ठीक है, अनएक्सप्लेन डिसीज है अगर अगर जैसे यहाँ पे देखो कल्याण गुरुत की फलश्रुति देखो आप, कल्याण गुरुत में अलक्ष्मी पाप पाप रक्षोघ्नम सर्वग्रह विनाशनम या अलक्ष्मी प्राणशयत, ऐसा अनएक्सप्लेन डिसीज अगर आपको लग रहा है पेशेंट को, या कोई अलग निदान आपको हो रहा है जो ग्रंथ में नहीं है, तो उसमें कौन सा कल्प देना है वो भी ग्रंथ में दिया है। कल्याण गुरुत है, भला तेरे, ऐसी फलश्रुति उसमें मिलती है आपको। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हो गया है। ठीक है, दो परंपराएं है आपको पता है, ये जो चरक परंपरा है या अत्रेय परंपरा है, इसमें वनौषधि प्रधान है, दोष प्रत्यानिक चिकित्सा है, क्रमिक और आरोग्य की चिकित्सा है, आशावरिष्ठ या चूर्ण गुटी वटी, इसका स्थान, इसका जो महत्व है वो ज्यादा है, गुरुत्व का महत्व ज्यादा है। और हम जब नागार्जुन संप्रदाय में जाएंगे या रस कल्प की संप्रदाय में जाएंगे तो उसमें व्याधि प्रत्यानिक चिकित्सा ज्यादा है। अगर आप रसकल्प की ग्रंथ का संयोजन देखो, रसरत्न समुच्चय से लेके भाष्य से रत्नावली, आयुर्वेद सार संग्रह हो गया, सभी जो ग्रंथ बाद में आए नागार्जुन के पीरियड के बाद में जो ग्रंथ आए हैं, उस सभी में व्याधि प्रत्यानिक चिकित्सा का वर्णन मिलता है। ये व्याधि है तो ये कल्प यूज करो, इतना सिंपल सटिक दिया हुआ है। चरक सुश्रुत वाग्वट में थोड़ा सा ऐसा है कि आपको निदान दोष दूसरे चिकित्सा का आपको थोड़ा ज्ञान होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ही आप अच्छे से औषधियों का चयन कर सकते। तो ये दोनों हमें पता होना चाहिए। ठीक है, और इसमें थोड़ा शीघ्र आरोग्य मतलब वो फास्ट एक्टिंग फास्ट रिजल्ट जो है नागार्जुन संप्रदाय में रसकल्प में हमें मिलते हैं, भस्म कुपे व रसायन जैसे कल्प होते हैं। तो ये कॉम्पेटिबल है, ये अलग विरोधी नहीं है। ठीक है, कई कई वैद्य उसको थोड़ा सा विरोधी मान के चलते हैं कि रसशास्त्र आयुर्वेद का भाग नहीं है वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ वैद्य बोलते हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं है, सभी आयुर्वेद का भाग है, वो हमें कंबाइन यूज करना है इसका। लास्ट में हम देखेंगे इसका ध्येय क्या है, हम ये सीरीज करने वाले या कंडक्ट करने वाले या आपका सेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। ग्रंथ कल्प की चिकित्सा का प्रैक्टिकल यूज ज्यादा बढ़ना चाहिए, ओपीडी केसेस में, आईपीडी केसेस में बढ़ना चाहिए। आपको प्रैक्टिकल ओपीडी या प्रैक्टिकल आयुर्वेद समझना चाहिए, ज्यादातर अवस्था निश्चित करनी चाहिए, और वैद्य समाज में ग्रंथाभ्यास की प्रवृत्ति बढ़नी चाहिए, इसका मेरा उद्देश्य है। ठीक है, ये प्राइमरी रेफरेंसेस या आप इसका स्क्रीनशॉट लो, या आपके पास अगर ग्रंथ है तो आप अच्छे से कल्प अध्ययन कर सकते हो। वैसे मैं एक एक देने वाला हूँ ग्रंथ भी, अगर आपके पास है, अगर इसका हार्ड कॉपी है तो आप ले लो, इसका स्क्रीनशॉट निकाल करो। रसशास्त्र के ये ग्रंथ है, निघंटु ग्रंथ है, और वैशेषिक कल्पना की चिकित्सा ग्रंथ ये है मेजरली। ठीक है, या आपके पास अगर होता है तो अच्छी बात है। विशेष संदर्भ आपको अगर चाहिए तो गूगल कल्पना है, असावरिष्ठ विज्ञान नियम ग्रंथ है, वैद्य गुणेश शास्त्री का ग्रंथ है, अनुभवामृत जैसे वैद्य बागेवाड़ीकर शास्त्री का ग्रंथ है, धामणकर शास्त्री के ग्रंथ है, वैद्य खड़ी वाले है उनके भी कोई ग्रंथ बुक्स है, बहुत सारे हैं, वैद्य गणेश शास्त्री जोशी है, वैद्य वेणुमाधव शास्त्री जोशी, बहुत सारे वैद्यों की अलग अलग पुस्तिकाएं आपको मिल जाएंगी इसके रेफरेंस बुक के लिए। और आप ये सेशंस अटेंड करो, और इसके बाद की सेशन शायद यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग नहीं रहेंगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ आप जितने आप स्टूडेंट हो या आप लाइव सेशन अटेंड करो। ये दो स्टार्टिंग के सेशन थे इसलिए यूट्यूब पे अवेलेबल होंगे, बाकी के तो शायद नहीं होंगे। उसका एक्सक्लूसिव, क्योंकि जो सीरियस है, जो कुछ खुद करना चाहता है, खुद प्रैक्टिस करना चाहते हैं, खुद पेशेंट को ट्रीट करना चाहते हैं, उन्हीं के लिए ये सेशन है। तो आई थिंक आपको समझ रहा है, तो ज्यादातर ज्यादा आप ये लोगों को शेयर करो, आपके फ्रेंड्स को शेयर करो, जूनियर को शेयर करो, और इस क्लिनिकल सीरीज में आप जुड़े रहो। और अगले हफ्ते हम थोड़ा सा अलग चीज लेंगे कि व्याधि के हिसाब से कल्प का थोड़ा स्टार्ट करेंगे, और कल्पना के हिसाब से जैसे गूगल कल्पना वगैरह है तो वो कैसे पेड सीरीज करनी है कुछ है, और कुछ फ्री सीरीज है वो भी आपको ग्रुप पे बताया जाएगा। ठीक है।
आपको कुछ कुछ